रमन पर विश्वास, कमल संग विकास। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी इसी नारे पर इस बार चुनावी बिसात में है और हम चुनावी मुद्दों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता का मूड और खुद छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की चाल आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दिग्गज डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पहले चुनाव के बाद से हर बार अपनी जीत का परचम लहराने वाले डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। हम आज उन्हीं से जानेंगे कि इस बार चुनावी उबाल में क्यों बीजेपी ही और क्यों डॉक्टर रमन सिंह ही। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चौथी बार मुख्यमंत्री के लिए क्यों जनता आशीर्वाद देगी आपको? चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आग्रह हम सब ने किया है। उसके पीछे कारण है कि जो 2003 से 18 की यात्रा हमने की और ऐसा छत्तीसगढ़ जो 2003 में मिला था, पलायन करने वाला छत्तीसगढ़, जहाँ भूख से मौत होती थी, वो छत्तीसगढ़ जहाँ कांग्रेस के शासनकाल में एक प्रकार से भय आतंक का वातावरण था, और ऐसे ही छत्तीसगढ़ को पटरी पे लाना, जहाँ पे ना सड़क थी, ना रोड था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों के लिए वो मूलभूत सुविधाएं थी। तो मुझे लगता है कि आज इस यात्रा के 2018 में जब लौट के देखते हैं तो ये लगता है कि हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए जो वादा हमने किया था उन वादों पे सरकार ने वो सारे कदम उठाए हैं। और सबसे बड़ी बात जो शुरुआती क्षण में जो किया, छत्तीसगढ़ के जो सबसे बड़ी योजना जिसकी शुरुआत की, खाद्यान्न सुरक्षा जी, और कानून बनाया 55 लाख परिवारों के लिए। न केवल ये खाद्यान्न सुरक्षा है, पोषण सुरक्षा भी इसमें बनाया। फिर कौशल उन्नयन का कानून बनाया और उसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में किया। स्वास्थ्य के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बनाया और उसका क्रियान्वयन हम कर रहे हैं जी। तो छत्तीसगढ़ ने न केवल योजनाएं बनाई बल्कि उसको कानून का रूप दिया और देश के लिए मॉडल दिया। वो चाहे प्रोक्योरमेंट, पैडी प्रोक्योरमेंट का सिस्टम हो, देश के लिए पीडीएस हमारा देश के लिए मॉडल है, और लाइवलीहुड कॉलेज या कौशल उन्नयन की शुरुआत हमने छत्तीसगढ़ में की। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ को कुछ नए प्रयोग किए और मैं इसको छत्तीसगढ़ को उपलब्धि मानते हैं कि जब परिभाषित करता हूं तो इसे स्टार्टअप स्टेट कहता हूं। स्टार्टअप इसलिए कि एक नया राज्य जिसका जन्म 2000 में हुआ, 18 साल का युवा छत्तीसगढ़ है, इसमें रिस्क लेने की क्षमता है, कुछ करने की ताकत है। और हमने वो सारे कदम उठाए जो पिछले 50-55 साल में कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। तो आज जनता के बीच जब हम लोग जा रहे हैं तो ये बोल के जा रहे हैं कि हमने ये वादा किया था और उसमें से ये काम पूरा किया और आने वाले 5 साल में ये हम करने जा रहे हैं। तो एक कार्य योजना के साथ ही हम जाएंगे। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एक रणनीति रहा है, स्ट्रैटेजी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है संगठन के स्तर पर, बूथ स्तर पर, और खुद बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जमीनी स्तर पर रहते हैं। ऐसी कौन सी 5 बड़ी उपलब्धियां आप मानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनता विश्वास के साथ लाएगी? 5 कोई बड़ी उपलब्धियां जिसको आप कहेंगे कि ये तो, आपने जैसे खाद्यान्न की बात की, ये तो एक मॉडल है देश के लिए और उसको शायद पूरा देश जानता है, और जब भी बात होती है तो धान के कटोरे छत्तीसगढ़ का नाम सबसे पहले आता है। देखिए, छत्तीसगढ़ के 5 बड़ी उपलब्धि यदि गिनना चाहें तो शुरुआत तो खाद्यान्न सुरक्षा से ही होता है। पीडीएस सिस्टम जो छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतर हमने किया। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो 50,000 तक के स्मार्ट कार्ड के माध्यम से उनको इलाज कराने की व्यवस्था की। आज छत्तीसगढ़ के करीब करीब पूरी आबादी, उनको ये गारंटी है कि 50,000 के इलाज वो निःशुल्क करा सकते हैं। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए। तीसरा, छत्तीसगढ़ में अभी जिन योजनाओं को विस्तारित करने का काम किया हमने, वो है छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का। और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नेटवर्क पूरा छत्तीसगढ़ में खड़ा किया। रोड का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, इंटरनेट का नेटवर्क। अब हम इसको और विस्तारित कर रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। स्काई के माध्यम से टेलीकॉम कनेक्टिविटी में 1500 टावर बिछा रहे हैं। तो एक बड़ा विस्तार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुआ। और चौथा, कौशल उन्नयन, लाइवलीहुड। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे
वेल प्लान, यदि कहीं पे कौशल उन्नयन के लिए काम है। 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज हैं, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल प्रशिक्षित होते हैं और ये देश के लिए निश्चित रूप से लाइवलीहुड का। और 5वां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जी, जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से हो या डेवलपमेंट को पैमाना कैसे हो, तो सबसे पिछड़े जो जिले हैं उन जिलों से शुरुआत की। वो चाहे हमारे बीजापुर हो, वो दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो या अन्य जिले, उसको एक मॉडल के रूप में विकसित करने काम किया। और प्रधानमंत्री अब आते हैं तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई की बात नहीं करते, वो बीजापुर और दंतेवाड़ा की बात करते हैं। राष्ट्रपति आते हैं, वहाँ जाकर डेवलपमेंट देखते हैं कि एजुकेशन में हमने क्या किया, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ में क्या किया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया और दूसरे अन्य क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुआ है। तो देश के लिए एक मॉडल वो भी बना है। आपने अभी कही, क्योंकि हम मुख्य विपक्षी पार्टी की बात करेंगे अब, क्योंकि चुनाव है सर, तो बीजेपी के लिए इस बार लड़ाई कांग्रेस से या फिर अजीत जोगी और मायावती जी की गठबंधन? बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। अजीत जोगी जी का वो भी एक चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार सर उन्होंने गठबंधन भी किया है। हाँ। तो किसी किसी विधानसभा में उनकी ताकत लगेगी, मगर सीधी लड़ाई तो कांग्रेस से ही बीजेपी की। सर आपका टारगेट जो है वो 65 प्लस का आप लेकर चलते हैं आप, मतलब अगर कोई भी चुनावी सभा करेंगे आप तो रहता है कि बीजेपी इस बार 65 प्लस का टारगेट है। क्या लगता है कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में है? देखिए, इस बार कार्यकर्ता काफी मेहनत कर रहा है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी तैयार किया गया है और पूरे पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार संपर्क में हूँ। 12,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने किया, 90 विधानसभा में एक बार और फिर दूसरी बार विधानसभा जाने का मुझे अवसर मिला। तो जबरदस्त कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन तो हमने पूरी 90 विधानसभा में करने का काम किया। कार्यकर्ता भी तैयार है और अब मुझे लगता है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा तो उसमें 49 और 50 नहीं, हम 65 प्लस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टारगेट दिया उसको अचीव करेंगे। तो 65 प्लस जब आ जाएगा, बहुमत आपके हक में होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हक में होगा, तो मैं मुख्यमंत्री के तौर पर रमन सिंह जी को देख रही होंगी। मुख्यमंत्री अब जो दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि डॉक्टर रमन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये साफ संकेत है। साफ संकेत है, लेकिन कई बार अटकलें लगाई गई कि अमित शाह जी का, मोदी जी का क्या पूरा समर्थन है आपको? गुटबाजी की बहुत बातें आती हैं, चर्चाएं हैं, सरोज पांडे जी का नाम। ना बीजेपी में गुटबाजी है और सबकी सहमति से ही होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी और पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक साथ है। यहाँ कोई पिछले 3 चुनाव में और चौथे चुनाव में भी कहीं विभाजन की रेखा नहीं है। तो ये जो भी अंतरकलह की चर्चाएं जो उठ रही हैं, उन सब पर आप एक लकीर घुमा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दें? नहीं, यहाँ कोई ऐसी चर्चा भी नहीं है। अजीत जोगी जी की आपने बात की, आपने कहा नहीं उनसे हमारा कोई, ठीक है, तीसरा मोर्चा है, लेकिन इतना कोई बहुत बड़ी हमारी लड़ाई उनसे नहीं, कांग्रेस के बनस्पत। अजीत जोगी जी पर भी हमेशा आरोप लगते रहे, क्योंकि हम जब कांग्रेस के भी लोगों से बात करते तो कहते हैं हमेशा बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है और इस बार भी वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। नहीं, अजीत जोगी को ये टीम, बी टीम, सी टीम का मैं इस मान्यता को गलत मानता हूं। उनका अपना अस्तित्व है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लंबी राजनीति किए हैं उनका। हाँ, वो कांग्रेस से अलग होके काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा देते हैं, मगर अजीत जोगी का अपना खुद का राजनीतिक वजूद है और उसमें काम कर रहे हैं। उनके लड़ने से किसको नुकसान होता है, एक अलग इस बार तो उन्होंने दावा भी किया है कि क्योंकि 90 सीटों पर गठबंधन के साथ हैं वो, तो इस बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि नहीं, मैं ना तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाऊंगा ना बीजेपी को, मैं दोनों पार्टियों को मैं नुकसान पहुंचाऊंगा क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। देखिए, नुकसान जब तीसरी शक्ति आती है तो कांग्रेस बीजेपी दोनों को नुकसान होगा। अब किसको ज्यादा होता है किसको कम होता है इस पर निर्भर करता है। तो मैं क्या ये स्थिति मानूं कि अगर 5, 7, 10 सीटें अजीत जोगी जी की पार्टी को मिल गई और उस वक्त अगर बीजेपी को बहुमत में उतनी ही सीटों की जरूरत है, तो क्या अजीत जोगी जी उस वक्त कर्नाटक वाले कुमार स्वामी तो नहीं बन जाएंगे? ये फिलहाल हाइपोथेटिकल विषय है, क्योंकि अभी वो स्थिति बनेगी नहीं छत्तीसगढ़ में। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सीटें 65 प्लस का जो टारगेट है वही रहेगा।
बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं इस खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश को लेकर, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो देश के लिए बड़े मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय मुद्दे तो सर मैं आपसे डिस्कस करूंगी ही, लेकिन जब आप नक्सलवाद को देखते हैं तो क्या रणनीति है? क्योंकि लगातार विपक्षी जो हैं वो इसी बात को स्थानीय मुद्दे पर भी लड़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ते हैं। नक्सलवाद के लिए क्या ऐसी पर्टिकुलर आपने पॉलिसीज क्रिएट की हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि इस पर ये काम हुआ है और ये काम अब आगे भी सोचा गया है, हो रहा है? नक्सल के मुद्दे पर 2003 से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि हमारे आसपास के स्टेट से भी बात कर रहे हैं। और इसके लिए बड़ी स्पष्ट रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम हो। सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं, बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, राशन की व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं, एजुकेशन हब और पोर्टा केबिन एजुकेशन के लिए पोर्टेबल केबिन उनके लिए बनाए हैं। ये सारे काम धीरे धीरे विस्तारित जब हो रहे हैं तो ये नक्सली पीछे खिसकते जा रहे हैं। धीरे धीरे पिछले 3-4 सालों में वो कुछ एरिया में सीमित हो गए, कुछ घटनाएं करते हैं। चूंकि इंटर स्टेट बॉर्डर पे उनका अस्तित्व है, प्रेशर यहाँ से बढ़ता है तो तेलंगाना चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, आंध्रा चले जाते हैं। मगर अब पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति है फोर्स की, और मैं समझता हूँ जनता का भी विश्वास इन लोगों ने जीता है। सर आज हम आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी घूम रहे थे, वहाँ लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, अटल जी का सपना था छत्तीसगढ़, और अटल जी ने सबसे ज्यादा विश्वास शायद छत्तीसगढ़ के साथ आप पर ही जताया था जब वो आपको यहाँ लेकर आए। उस वक्त से लगाकर आज तक आपने प्रदेश को बहुत उन्नति दी है, बेहतर किया, चाहे वो बस्तर का डेवलपमेंट देख लूं मैं, न्यू स्मार्ट सिटी आप देख लीजिए, जब आप वहां जाएंगे तो आपको सचमुच जिस अटल नगर की आप बात कर रहे हैं। लेकिन लगातार क्योंकि बीजेपी के काट के लिए कांग्रेस का कहना है कि हमने करुणा शुक्ला जी को वहां से उतारा और वो आपकी हॉट सीट है सर, आपका गृह जिला है, ऐसे में क्या कांग्रेस को कोई सिंपैथी वोट मिलेगा? क्योंकि वो लगातार इसी तरह का प्रचार कर रहे हैं कि अटल जी के नाम को लेकर सिर्फ बीजेपी ने वोट बैंक समझा, उन्हें वोट बैंक का इस्तेमाल किया, बाकी कुछ और नहीं, बाकी उनका सम्मान नहीं हुआ। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नारे लगाने के काम करती है। छत्तीसगढ़ का निर्माण किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में। कांग्रेस तो चाहती तो कभी छत्तीसगढ़ का निर्माण होता ही नहीं, वो तो अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और विकास के रास्ता भी तय किया। जब मैं दिल्ली में केंद्र में मंत्री था, अटल जी ने के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री था, उन्होंने ही मुझे छत्तीसगढ़ भेजा कि छत्तीसगढ़ के संगठन की जवाबदारी और काम करना है। तो मैं छत्तीसगढ़ आया और फिर आज मुख्यमंत्री हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो विश्वास प्रकट किया, जो भरोसा कायम किया, और फिर छत्तीसगढ़ के विकास में माननीय मोदी जी की भूमिका महत्वपूर्ण। इस 4.5 साल में एक चमत्कारिक रूप से हमने डेवलपमेंट के काम किए। तो ये पूरा का पूरा विषय जो कांग्रेस के लोग जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है यदि राजनांदगांव से उनका कोई रिश्ता रहता, नाता रहता, कोई परिचय होता, पूरे राजनीतिक जीवन में पूरी राजनीतिक यात्रा उनकी हो गई, कभी राजनांदगांव देखने नहीं गए। आज अचानक राजनांदगांव जाके 10 दिन पहले चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ राजनांदगांव के लोग स्वागत करेंगे? लेकिन सर ये अटल वर्सेस अटल नहीं हो गया? अटल जी का आप पर विश्वास वर्सेस अटल जी का परिवार? अटल जी का परिवार तो उनसे दूर दूर से न राजनीतिक दल मिलता, न विचार मिलता, न साथ मिलता। कोई अटल जी की कोई विरासत है क्या? अटल जी की विरासत भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं। हाँ, हम जैसे कार्यकर्ता कह सकते हैं कि हम अटल जी के विश्वास को लेकर, अटल जी की बात को लेकर, अटल जी के विचार को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। नया रायपुर का नाम अटल नगर करके और पूरे छत्तीसगढ़ में अटल जी को श्रद्धांजलि हमने इस तरीके से दिया कि पीढ़ियों तक याद करेगी। ये होता है अटल जी के प्रति समर्पण, ये होता है अटल जी के प्रति उनके किए गए कामों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से एक मुझे लगता है कि अटल नगर बनाना ही एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़। अटल जी की बात हो रही है क्योंकि महान नेता हैं अटल जी, और देश, पूरा देश उनके लिए एक अलग प्रेम रखता है। लेकिन जब करुणा शुक्ला जी को पूछा गया कि इतनी बड़ी, इतनी हॉट सीट पर आपने चुनाव लड़कर, कांग्रेस आपको चुनाव लड़वा कर कहीं अंदर खाने आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये तो कहा ही जा रहा है कि राजनांदगांव तो रमन जी की सीट पक्की है, तो उनका कहना था कि
डॉक्टर रमन सिंह मेरे लिए चुनौती नहीं है, मैं रमन सिंह के लिए चुनौती हूँ। और रमन सिंह के लिए इतनी घबराहट है कि वो इस बीच सभाएं कर रहे हैं, योगी जी को लेकर आए हैं, तो ये सिर्फ आरोप है, राजनीति का दौर है, इसलिए तो चलता रहे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और राजनांदगांव स्वाभाविक रूप से मेरी सीट है, मैं जाता रहूंगा, जब जब आवश्यकता होगी जाऊंगा। न घबराहट है, न परेशानी है, न कोई भी आके लड़ता है। मैंने पहले दिन कहा योगी जी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे थे, मैंने कहा स्वागत है। अब करुणा जी आ गई है, उनका स्वागत है, चुनाव लड़ने। निर्णय तो छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की जनता करेगी, उसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और हम आपस में तर्क वितर्क ना करें, जनता के बीच जाके बताएं हम क्यों लड़ना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा सर एक और चीज है, अभी हाल फिलहाल में आपने कहा कि धान के समर्थन मूल्य की घोषणा की, उसके साथ आपने बोनस की घोषणा की, लेकिन फिर भी किसानों की बदहाली क्या छत्तीसगढ़ के लिए सचमुच एक बड़ा कारण है, या फिर विपक्ष इसे बड़े मुद्दे के तौर पर जनता के सामने रख रही है, जैसा विपक्ष का धर्म भी है, वो काम भी करती है, लेकिन क्या सिर्फ ये एक माहौल बनाने के लिए है? क्योंकि कोरबा में आप फ्लाई ऐश का मुद्दा ले लीजिए, या फिर किसानों के टमाटर, कहीं पर सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं, उनको समर्थन मूल्य उतना नहीं मिलता। उनका कहना है कि उनको धान का समर्थन मूल्य जहां 2400 मिलना था, बोनस के साथ भी उनको 2100 मिलेगा। तो क्या सिर्फ विपक्ष मुद्दा बना रही है, या फिर आपको लगता है कि इस बढ़ते हुए और भी सफलता पाने की कई सारी उपलब्धि के लिए आपको कई सारा और प्रयास करना पड़ेगा? नहीं, छत्तीसगढ़ में हमने जो वादा किया था और उस वादे के अनुसार आज धान का कीमत 1550 है, 200 रुपया समर्थन मूल्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने बढ़ाया 1750, 300 बोनस हम दे रहे हैं। आज धान हिंदुस्तान में कहीं 2050 से 2080 रुपया में नहीं खरीदा जा रहा है हिंदुस्तान में। और धान सिर्फ हम अकेले खरीदते हैं। कांग्रेस यदि समझती है कि उसकी पार्टी या जहां जहां उनकी सरकार है वो पैडी प्रोक्योरमेंट का कोई सिस्टम बनाया, आज तक उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बनाया। आज तक उन्होंने कभी सफलता हासिल नहीं की। छत्तीसगढ़ में हमने एक न केवल प्रोक्योरमेंट का सिस्टम बनाया, बल्कि हम उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ बोनस की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो राजनीतिक मुद्दे चलते हैं, मगर जनता इस भ्रम में नहीं आने वाली है। सर, 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव, क्या मैं उसके पहले एक सेमीफाइनल समझूं? क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, और जो भी इन राज्यों में, खासकर 5 राज्यों की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भी जिस तरह के रिजल्ट होंगे, वो भी लोकसभा के लिए एक सेमीफाइनल होगा जनता के विश्वास पे खरे उतरते? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट लोकसभा में भी दिखेगा, और पिछले 3 बार आप देख लें उठा के, हम 10 सीट 9 सीट जीते आ रहे हैं, इस बार हम 11 जीतेंगे। सर, खासकर अगर नक्सल प्रभावित इलाकों की बात की जाए, क्योंकि जो 12 नक्सल प्रभावित सीटें हैं, उनमें से पिछली बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 थी। इन पहले चरण की 18 सीटों की बात कर लूं मैं, तो भी बीजेपी के खाते में 6 थी, जबकि कांग्रेस को क्या वो सिंपैथी वोट मिल रहे थे, या क्योंकि उन्होंने एक बड़ा झीरम घाटी का जो आप मामला देखते हैं, बड़ा उन्होंने फेज 1 में घटना का असर था। हाँ, इनकार नहीं किया जा सकता कि झीरम की घटना के बाद चुनाव हुआ और उसमें था। इस बार भारतीय जनता पार्टी 2003 की स्थिति में आने वाली है, जिसमें हम मैक्सिमम सीटों पे विजय हासिल हुए थे, राजनांदगांव में भी और बस्तर की भी सीटों में। तो इस बार स्थिति एकदम पलट जाएगी। इस बार स्थिति पलट जाएगी। इस बार जो पहले चरण का चुनाव है, उसमें आप कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? 18 सीटों में 18 सीट है, और 18 सीट में हम कम से कम 14-15 सीट में बढ़त बना। आपको विश्वास है कि आप बीजेपी के खाते में है वो? इसके अलावा बीजेपी की मैं मतलब सरकार और पार्टी की बात करूं, खासकर डॉक्टर रमन सिंह की बात करूं, तो डॉक्टर रमन सिंह का विजन क्या है नेक्स्ट अपनी जनता के लिए? आपको क्या स्ट्रेटेजी आप प्लान करते हैं? देखिए सर, काम जितना भी करेंगे वो कम ही माना जाता है। आपको लगता है और काम की आशंकाएं हैं, पर जो काम कर रहे हैं क्या उसमें और बेहतर हो सकता है, या फिर कुछ और नए प्लान्स हैं जो आप छत्तीसगढ़ की जनता की बेहतरी के लिए लेकर आ रहे हैं? 3 विषय लेकर हम जाते हैं, अटल दृष्टि पत्र को लोगों के सामने रखते हैं कि 2025 जब छत्तीसगढ़ के निर्माण के 25 साल पूरे हो जाएंगे। 2000 में छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ जी। 2025 में रजत जयंती वर्ष है, और आज हम 18 में इलेक्शन में हैं। तो हमारी कार्य योजना 2025 तक की बनी है कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने लेके जा रहे हैं जी। उसमें हमारा जीडीपी का, जो हमारा आज के जीडीपी है, उसको हम दुगना करेंगे, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन सभी के लिए,
जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक के लिए हमने गारंटी दी है, तो एक बेहतर उनको सुविधा छत्तीसगढ़ की जनता को हम देने, और एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, जिसपे हम बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक जब बड़ा नेटवर्क छत्तीसगढ़ में खड़ा करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में एक बड़ा ग्रोथ हो। ये 3-4 बड़ी योजनाओं को जनता के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ को हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में 2-3 प्रमुख राज्यों में हम ले जाने का प्रयास है। सर, जाहिर है नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में भी मैं कहूँ स्टार प्रचारक के तौर पे होंगे, उनकी जनसभाएं भी होंगी इन चुनाव में, लेकिन क्या इस बार पार्टी वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मांगने वाली है या सिर्फ डॉक्टर रमन सिंह के? माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा असर पूरे देश की राजनीति में है, छत्तीसगढ़ की राजनीति में है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस बार जो परिस्थितियां हैं, पिछले बार जब हम चुनाव लड़े थे कांग्रेस की दिल्ली में सरकार थी, इस बार चुनाव के मैदान में जा रहे हैं तो दिल्ली में हमारी सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 1 और 1 2 नहीं हो रहे हैं, 1 और 1 11 हो रहे हैं। तो एक बड़ा असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में मोदी जी का जो किए गए काम है उसका सीधा असर दिखेगा। बिल्कुल, तो ये कहा जाए कि डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लिए बिल्कुल निश्चिंत है कि इस बार फिर से चौथी बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में रहेगी। निश्चिंत तो है कि सरकार बनेगी, मगर मेहनत में कमी नहीं कर रहे हैं। मेहनत पूरी हम करेंगे सब मिलके, और पूरी टीम वर्क के साथ नीचे स्तर तक कार्यकर्ता सब लग गए हैं। परिश्रम हमारा करना हम लोगों का काम है, और रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। ये हर पार्टी सोचती है, लेकिन एक राजनीतिक होने के नाते आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पर विपक्ष कभी फल फूल नहीं पाया? एक बड़ा हादसा, एक बड़ा सदमे से निकलने में वक्त लगता है, लेकिन क्या सचमुच आपके सामने जो मेन विपक्षी पार्टी, जिसे आप तो कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं में क्या अंतरकल है, उन्हीं में क्या लीडरशिप है ही नहीं? और यही कहीं ना कहीं फायदा भी बीजेपी को मिलता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी बूथ स्तर से लेकर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के सम्मान से लेकर बड़े से बड़े नेता तक है। वैचारिक रूप से जब तक एक ना हो, और कांग्रेस के अंदर जो आज दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो तालमेल जो होना चाहिए किसी राजनीतिक दल में, उसकी कमी है। ये कहें कि जो इस आजकल की जो राजनीति है, आपने तो 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे दौर देखे। आजकल जो अचानक सीडी कांड की बात आप कर लीजिए, मतलब ये बिलो द बेल्ट जाकर जो राजनीति करने की कोशिश की जाती है, इसका नुकसान विपक्ष को हो रहा है? पूरा विपक्ष को नुकसान होगा। जनता इस बात को, और खासतौर से महिलाओं 50% जो वोट है, वो इस बात से खफा है कि किसी राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष वोट की राजनीति के लिए किसी मंत्री का सीडी बना के दिखाता है, अपने ही दल के किसी नेता का सीडी दिखाता है। तो राजनीति में गिरावट की पराकाष्ठा यदि कोई हो सकती है तो ये हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे उनको फायदा नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। सर, मैं हाल ही में बीजापुर में जो नक्सल हमला हुआ है, अभी लेटेस्ट जो भी 4 जवान शहीद हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है सर नक्सल, और हर रोज इससे फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा है, और चुनाव की दृष्टि से इस प्रकार के ब्लास्ट करने की कायराना हरकत नक्सली करते हैं, और उनका लक्ष्य ही है प्रजातंत्र का विरोध करना। कोई भी चुनाव हो, इस प्रकार की घटनाएं करती। कहीं भी छोटा एक रास्ता ब्लॉक किया और ब्लॉक करके ब्लास्ट किया, तो उन शहीद जवानों को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और फोर्स से भी मैंने कहा अभी आने के पहले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखें कि पूरे इलेक्शन की प्रक्रिया में इस प्रकार की कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि अभी तो सर और टाइम पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह, जिनका विश्वास खुद पर भी है, और वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप रमन पर विश्वास करिए और विकास कमल संग करिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर इस बार भी आश्वस्त है, और माना जा रहा है कि इस बार फिर से यानी चौथी बार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार प्रदेश में बनेगी।